ठीक है, अब सेक्शन सी करने जा रहे हैं। ठीक है, सेक्शन सी में देखो 22 से 28 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है कि जो विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम ब्रीफली एक्सप्लेन दी फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को ऐसे एक्सप्लेन करना था। ठीक है, जब बैटरी का पी साइड जो है वो टर्मिनल, ये जो पी साइड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना था और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना था। डिप्लीशन लेयर की विड्थ यहाँ पे थोड़ी सी कम बनानी थी। ठीक है, ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है यहाँ होल्स मेंशन कर देने थे और इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर देने थे। इस तरफ माइनस चार्ज को दिखाना है यहाँ पे डिप्लीशन लेयर में और इस तरफ प्लस चार्ज को दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो कम है, यानी करंट को क्या है फ्लो करवाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ भी बना के दिखा सकते थे, इसे कहते थे नी वोल्टेज। ठीक है, ये ग्राफ है फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज का ग्राफ है। ठीक है, इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। व्हेन पी टाइप कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, ये सब कुछ लिखना था इसमें। ठीक है, और एन टाइप के लिए इसको उल्टा कर देना था। डिप्लीशन लेयर की विड्थ थोड़ी ज़्यादा होती है इस केस में। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज लगानी थी यहाँ पे, थोड़ी सेल्स जो है वो भी ज़्यादा लगानी थी। एन टाइप पी को नेगेटिव से जोड़ दिया। डिप्लीशन लेयर की विड्थ यहाँ पे ज़्यादा होगी, यानी करंट फ्लो नहीं होता है रिवर्स बायसिंग में। माइनर करंट मेजर टी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, तो इसको कहते हैं रिवर्स करंट और इसे कहते हैं रिवर्स वोल्टेज और इसे कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, जहाँ पे ये सर्किट ब्रेक डाउन है। तो ये कुछ हमने इसमें लिखना था और बनाना था क्वेश्चन नंबर 22 में। 23, ये भी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है डिफाइन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन देनी थी। स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एट डेप्थ h. It observed that the light emerged from the circular area of radius. Same obtain expression for radius. रेडियस निकालना था यहाँ पे। तो सबसे पहले तो क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं। क्रिटिकल एंगल की तुमने डेफिनेशन लिख देनी थी। क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल होता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट था ये। ठीक है, यहाँ पे आपने एक्स एक्सप्लेन करके 90 डिग्री, ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल के बराबर होएगा। तो डेफिनेशन क्या लिखनी थी कि टोटल क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल होता है, द इंसिडेंट एंगल एट विच द कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव एंगल इज़ 90 डिग्री इज़ नोन एज क्रिटिकल एंगल, ये बताना था। फॉर्मूला भी तुम इसमें लिख सकते थे। यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लो। ठीक है, तो म्यू इक्वल्स टू फार्मूला होता है साइन, ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा होता तो आर एंगल ऊपर लेते थे, आई एंगल नीचे लेते हैं। साइन 90 डिग्री बन रहा है रिफ्रैक्टिव और ये इंसिडेंट वाला क्रिटिकल के बराबर है, इसको सी डाल देंगे तो म्यू इक्वल्स टू 1/sin c। ऐसा एक्सप्लेन कर सकते थे अभी इस क्वेश्चन में। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है कि एक टैंक के बॉटम पे क्या है, एक टैंक के बॉटम पे एक बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एंगल का ही कंसेप्ट है। तो ऐसा उसका एरिया, जो सर्कुलर लाइट बाहर आ रही होगी उसका ऐसा एरिया यहाँ पे बनेगा और वही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, उसका रेडियस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे वो बल्ब है, ये सारा टैंक है। ठीक है, तो हम एक रे ऐसे लेके जाते हैं, ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे जाते हैं और एक रे ऐसे लेके जाते हैं। तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल होएगा क्योंकि इस एंगल पे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है ले, तो ये क्रिटिकल एंगल भी होएगा, ये एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, अपने को ये आर निकालना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको पता है म्यू इक्वल्स टू क्या होता है 1/sin c। ठीक है, और हम इस ट्रायंगल में ये जो हाइट दी है टैंक की हाइट वो भी क्वेश्चन में मेंशन है, डेप्थ मेंशन है h, तो ये h गिवन है। तो साइन सी यहाँ से आ गया। ठीक है, ओके, एंड tan c क्या आएगा, tan c क्या आएगा परपेंडिकुलर r होएगा
और बेस h होएगा, तो r ओवर h, यानी r हमने निकालना है तो h tan c के बराबर आ गया, ठीक है। और tan c को क्या पुट कर सकते हैं, tan c को पुट कर सकते हैं sin c डिवाइड बाई cos c, और sin c अगर 1/μ है तो cos c को यहीं पे रिप्लेस कर देते हैं, sin c तो पता ही है, cos c को √1 माइनस साइन स्क्वायर c पुट कर सकते हैं, तो h sin c की वैल्यू क्या है 1/μ, तो ये हो जाएगा 1/μ √1 माइनस 1/μ²। हमने साइन सी की वैल्यू ये पुट कर दी है इक्वेशन नंबर 1 से, हम रेडियस निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता ये μ² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h बचेगा h इक्वल्स टू, यहाँ से जो म्यू गया वो ऊपर जाके कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचेगा μ² माइनस 1 अपॉन h मल्टीप्लाई में होएगा μ² माइनस 1, तो h म्यू की टर्म में जो है r ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 24 भी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट है, ठीक है। सर्कुलर कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 30, रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर, करंट गिवन है 6 एम्पियर, सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, द फील्ड लाइंस मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी नॉर्मल का एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि प्लेन का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द कॉइल, बहुत आसान क्वेश्चन था। फॉर्मूला होता है NABI cos थीटा, टॉर्क ऑन अ कॉइल साइन थीटा, सॉरी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है 30, रेडियस πr² से आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है 1 टेस्ला, और करंट कितना गिवन है, करंट 6 एम्पियर, और साइन 60 डिग्री लेंगे क्योंकि नॉर्मल का एंगल चाहिए हमें, और एंगल जो गिवन है 30 डिग्री वो प्लेन का है, अपने को नॉर्मल का एंगल चाहिए, तो प्लेन का एंगल 30 डिग्री है तो नॉर्मल का 60 होएगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास फाइनली 3.14 ये हो गया। रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो 0.08 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 6 साइन 60 कितना होता है √3/2, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आएगा वो आएगा 3.13, तो टॉर्क का आंसर आ रहा है 3 ये अप्रॉक्स आंसर है 3.13 न्यूटन मीटर। और इसी के नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, क्या टॉर्क पे कोई असर पड़ेगा अगर ये शेप इरेगुलर होएगी, मतलब कि उसने बोला व्हाट वुड हैपन इफ द सर्कुलर कॉइल इज रिप्लेस्ड विद द प्लेनर कॉइल ऑफ इरेगुलर शेप, तो आंसर है कि टॉर्क उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी टॉर्क की वैल्यू यही रहेगी, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ x and y is connected across the AC source. It is found that the voltage is ahead of a current in the phase by π/4. When the element y is replaced by a z, the current lead by voltage π/4. एलिमेंट x y z क्या होंगे, तो ये क्वेश्चन LCR से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में भी ये बोला जा रहा है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पहले x और y लगाए, ठीक है, तो अपने को नहीं पता क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया कि एक x लगाया, ठीक है, अभी मैं इसको रजिस्टर भी नहीं मान सकता, लेट सपोज x है, ठीक है, और कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसको हमने x मान लिया, इसके साथ y लगाया, ठीक है, सीरीज़ में लगाया, और जो AC सोर्स के साथ इसको कनेक्ट करना है, तो AC सोर्स के साथ इसको कनेक्ट किया। नाउ वोल्टेज अहेड ऑफ करंट इन फेज बाई π/4, यानी यहाँ पे करंट जो है वो लैग कर रहा है, तो करंट अगर लैग कर रहा है तो यहाँ पे करंट I लैग्स बाई, करंट पीछे है, I लैग्स बाई π/4। अच्छा, दूसरा डायग्राम उसने बोला कि अब y को रिप्लेस कर दिया, x को तो सेम रखा है, और y को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, y को रिप्लेस कर दिया z से, तो सो दिस इज़ z, ठीक है। दोबारा AC से कनेक्ट किया। अब इसने यहाँ पे एक बात बताई है कि नाउ
करंट लीड द वोल्टेज बाई पाई बाई 4। अब यहाँ पे करंट लीड करने लग गया, करंट लीड्स बाई पाई बाई 4। तो हमें पता है करंट लैग किस केस में करता था, इंडक्टर के केस में, और लीड किस केस में करता था, कैपेसिटर के केस में। तो एक्स रजिस्टर हो गया, ठीक है, वो तो दोनों केस में सेम ही रहता है। और वाई जो है वो यहाँ पे करंट लैग कर रहा है, पीछे है, तो ये इंडक्टर हो जाएगा, ठीक है, और वो वाला जो जेड है वो हो जाएगा कैपेसिटर। तो फर्स्ट का आंसर तो हमें ऐसे मिल गया। ठीक, इसमें एक और पार्ट बोला हुआ है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। What will be the phase angle and power factor of x, y, z or connected in series across the AC source? What can you say about the current that flows in the current? ठीक है, तो इसमें फेज डिफरेंस भी निकालना है बी पार्ट में। तो सबसे हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ये रजिस्टर हो गया और ये क्या हो गया, इंडक्टर हो गया, ठीक है। तो tan फाई का फार्मूला क्या होता है फेज एंगल निकालने के लिए? tan फाई का फार्मूला होता है एक्सएल बाई आर, और फाई कितना दिया हुआ है इस केस में, पाई बाई 4 दिया हुआ है। तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू आ जाएगी एक्सएल बाई आर, एक्सएल डिवाइड बाई आर। सिमिलरली इस केस में भी पाई बाई 4 दिया है, इसका मतलब कि tan पाई बाई 4 सेकेंड वाले डायग्राम के लिए एक्स सी बाई आर के बराबर होएगा, और ये दोनों इक्वेशनें इक्वल होगी। अगर एक्सएल और एक्स सी इक्वल होते हैं तो इस कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो हेंस यहाँ पे प्रूफ हो गया कि एक्सएल और एक्स सी क्या है, इक्वल है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। रेजोनेंस कंडीशन में जो पावर फैक्टर है वो 1 होता है, ठीक है, कॉस फाई की वैल्यू 1 होती है, और फाई की वैल्यू फाई भी पूछा है। फेज एंगल दोनों इक्वल है, तो tan फाई 0, कॉस फाई 0, फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। ये पावर फैक्टर का आना था, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, और ये होएगा फेज एंगल, ठीक है। और क्या पूछा था इसमें? बस 2 ही चीज़ें पूछी है। करंट भी पूछा है, करंट कितना होएगा? करंट मैक्सिमम होता है, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी सेम है, तो जो सर्किट है वो रजिस्टिव सर्किट होएगा, तो करंट किसके बराबर होएगा, V बाई आर। ये सारा कुछ इसमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 26, डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट द 2 इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला डायग्राम बनाना था, ठीक है। वो आपको डायग्राम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम बना देते हैं इसमें। 26, तो हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्स एक्सेस मान लेंगे, ठीक है, और इस तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मान रहे हैं, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान रहे हैं, तो ये इसमें बन जाता, ठीक है। और इस वाले में हम इसको ऐसे बना लेते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लाइंस बननी थी, और ये वाली लाइन से ये वाली जो लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल बननी थी। तो इस तरफ इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ई की इक्वेशन क्या होती, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ई किधर को है, वाई एक्सिस में, जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होता है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के कैप। और 2 करेक्टरिस्टिक्स पूछी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। राइट द 2 इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले कि ये सभी वेव्स की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बोल देते हैं।
दूसरा, ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ऑल्सो परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी ये आपस में भी परपेंडिकुलर हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ट्रांसवर्स नेचर की हम यहाँ पे बात कर सकते थे, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट। बी पार्ट भी है इसमें। बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि शो करो, शो दैट 1/√ε0 म्यू नॉट गिव्स द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो काफ़ी तरीके हैं, ये वेलोसिटी के बराबर है तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं, चेक कर लेते हैं डाल के। ε0 की वैल्यू ये होती है, ठीक है, और इसकी होती है 4π × 10⁻⁷। इसको सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेट आंसर 3 × 10⁸ ही आता है। सो ऐसे भी प्रूव कर सकते थे, जो कि किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के ही बराबर है, विच इज़ इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये हम इसमें लिख सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, डिफरेंशिएट बिटवीन दी न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में बताना था, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो फिज़न और फ्यूज़न दो कॉलम बना देते, ठीक है, और यहाँ पे हम स्प्लिट के बारे में लिखते हैं कि जो हैवी न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है लाइट न्यूक्लियाई में, ठीक है। और एग्जांपल यूरेनियम वाली इक्वेशन का देते हैं, ठीक है, जिसमें हम एग्जांपल देते हैं कि यूरेनियम प्लस 1 न्यूट्रॉन के साथ इसकी बम्बार्डिंग होती है, प्लस ब्रेक हो जाता है क्रिप्टॉन प्लस बेरियम, प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये वाली इक्वेशन यहाँ पे बता देते हैं, डेफिनेशन और एग्जांपल ही पूछ रहा है। फ्यूज़न में क्या होता है, लाइट न्यूक्लियाई क्या होते हैं, मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1H1 1H2 वाला एग्जांपल दे देते, ठीक है, और ये वाला एग्जांपल 1 न्यूट्रॉन निकलता है,